क्या हाल है बच्चों, नीट की तैयारी हो गई क्या आपकी? फिजिक्स में कोई दिक्कत आ रही है आपको? अगर देखो फिजिक्स में दिक्कत आ रही है तो लास्ट टाइम चल रहा है, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप फार्मूला रिवीजन करो। तो फार्मूला रिवीजन कराने के लिए हम आपके लिए फार्मूले की पूरी एक लिस्ट लेके आए हुए हैं, जो अभी क्लास 11th के लिए हम लेके आए हुए हैं, क्लास 12 के लिए लेके आएंगे। तो क्लास 11th के लिए देखना शुरू करते हैं बिना देर किए, क्योंकि हमें पता है टाइम बहुत कम है आपके पास, तो हम बहुत ढेर सारी बातें नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम फार्मूला रिवीजन कराएंगे। तो सबसे पहले देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो जितने भी फार्मूले मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हैं, जितने भी फार्मूले जो आपके नीट में काम आने वाले हैं, उसका हम पूरा लिस्ट लेके आए हुए हैं। क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाता है? v इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी क्या है? ये टाइम है आपकी, ठीक है। और डेल्टा एक्स क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलिएगा, नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस रिवीजन करते चलिएगा, आपको सब कुछ एकदम रटा हुआ नजर आएगा। उसके बाद क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या हो गया? किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे चलेगी कुल जो वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अगला क्या आपका? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन हो रहा होता है। उसके साथ साथ क्या आएगा आपका? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने 3 इक्वेशन को पढ़े हुए थे, 4 इक्वेशन आपके लिए लेके आए हुए हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एस इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 अपॉन इंटू टी। ये वी प्लस यू अपॉन 2 क्या है? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या है आपके बच्चों? एवरेज वेलोसिटी है। टाइम टी क्या है? टाइम है। जितने भी वेरिएबल्स हैं हमने सबका इसका डिफिनेशन लिख रखा हुआ है। वी यू क्या है आपकी? इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम एंड एस डिस्प्लेसमेंट है। इसी को कहीं कहीं देखिए एक्स लिखा गया है, इसलिए घबराइएगा नहीं आप। एक्स और एस दोनों एक ही चीज़ें हैं, यहाँ पे एक्स लिखा गया है और यहाँ पे देखिए एस लिखा गया है। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिफिनेशन आपको दे दिया, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ हम। अगला चैप्टर हमारा क्या है? मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता होगा कि किसी बॉडी को हम जब फेंक रहे होते हैं, जो 2D मोशन कर रहा होता है, उसको बोलते हैं मोशन इन प्लेन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम टू फ्लाइट। टाइम टू फ्लाइट की कुल बॉडी, एक हमने बॉल को फेंका, कहीं जाकर के यहाँ पे गिरा, तो ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक पहुँचने में जो कुल लगा समय होता है उसको हम बोलते हैं टाइम टू फ्लाइट। टाइम टू फ्लाइट का सीधा फॉर्मूला क्या बच्चों रखेंगे हम? टाइम टू फ्लाइट का t इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। साइन थीटा क्या होता है हम आपको रिवीजन करा दें। साइन थीटा जो होती है ये आपका, मान लीजिए यू वाला, यू आपका वेलोसिटी हो गई है, तो ये जो आपका कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट अगर ये थीटा होगा तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? यू साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? यू कॉस थीटा। ये सब सारी चीज़ें आपने पढ़ा हुआ होगा। यू साइन थीटा, यानी यू साइन थीटा मतलब क्या हो गया? ये आपका वाई एक्सिस में, यानी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे हम यू साइन थीटा अपॉन जी। उसके बाद आपकी क्या आएगी? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे ये बॉडी पहुँच रही होगी, यानी मैक्सिमम हाइट को गेन कर रही होगी, उसको बोल देंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बहुत ही आसान फार्मूला है, बस इसको रटा होना चाहिए। हर साल नीट में एक क्वेश्चन इन सब चैप्टर से जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होगा बच्चों? ए से लेके बी से का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा बाई जी। इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान देने की जरूरत है कि मैक्सिमम रेंज कब आती है? जब 45 डिग्री का एक एंगल बना रहा होता है, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर ये जो है आर क्या होती है? मैक्स होती है। ये आप याद रखिएगा। साथ ही साथ है 30 डिग्री और 90 डिग्री पर अगर दो कोई प्रोजेक्शन हो रहा होता है तो यहाँ पे क्या होता है? रेंज सेम आता है। रेंज क्या होता है? सेम आता है, ठीक है। यानी किसी भी अगर दो प्रोजेक्शन हो रहा है, तो अगर दो प्रोजेक्शन हो रहा है, कोई थीटा 1 पे हो रहा है, कोई थीटा 2 पे हो रहा है, तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ रहा है तो फिर आपका प्रोजेक्शन जो होगा वो सेम होगा, यानी आपका जो रेंज आ रहा होगा वो सेम आ रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगले तरफ चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे भी यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम। इसको आप सिंपल फॉर्म में क्या बोलते हो? एनएलएम। हर साल 1-2 क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं, इसलिए इसको नजर मत करिएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू एम ए। फोर्स इक्वल टू एम ए यूनिवर्सल फार्मूला जो पूरे फिजिक्स में ये काम आ रहा होता है। एफ इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन और मास का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो फोर्स कहलाता है। न्यूटन का सेकंड लॉ से ये हमें मिल रहा होता है। उसके बाद मोमेंटम या पी इक्वल टू क्या होता है? एम वी।
p इक्वल टू होता है mv। जब इसी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा यही से क्या मिलता है, देखिए m कांस्टेंट हो जाता है और dv बाई dt क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन बन जाता है, और ये क्या बन जाएगा आपका, फोर्स बन जाएगा। तो आप ये आपका एक रिगैप हो गया कि आपको इस तरीके से हम F इक्वल टू m में ला रहे होते हैं। ठीक है, हम बहुत फास्ट तरीके से चल रहे हैं जिससे आपका टाइम भी कम लगे और आपकी सारी चीज़ें रिवीजन भी हो जाएं। इम्पल्स, जर्क जिसको बोल रहे होते हैं हम, ठीक है ना, सॉरी इम्पल्स, J इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डेल्टा टी, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम यानी जर्क, या फिर F इंटू डेल्टा टी। उसके बाद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन स्मॉल f इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन क्या है, नॉर्मल है, एन क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, और म्यू क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया है। म्यू क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और एन क्या है, नॉर्मल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन क्या होगा, स्मॉल f इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा, इम्पल्स J इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी, यानी टी जितना ही कम रहेगा फोर्स उतना ही ज़्यादा लगने वाला है, और फोर्स या फिर ज़्यादा रहेगा तो टाइम कम रहेगा। इसका रिलेशन समझ लीजिए। और ये आपका क्या होता है, डेल्टा पी के बराबर हो रहा होता है। पी क्या है, मोमेंटम है आपका, मोमेंटम बराबर क्या होता है, एम इंटू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, और F इक्वल टू क्या होता है, एम ए, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर क्या है, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। एनर्जी कंजर्वेशन आपको आना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन से आपके क्लास 12 के भी कुछ चैप्टर्स जो आप चार्ज के बारे में पढ़ रहे होते हैं वहाँ से बनते हैं, और इस चैप्टर से बनते ही बनते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस कॉस थीटा, ठीक है, और थीटा क्या होता है, एफ एंड एस के बीच, यानी एस क्या है, एस क्या बच्चों, एस आपका डिस्प्लेसमेंट है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको भूलिएगा नहीं, एस जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो थीटा जो होता है एफ और एस के बीच जो बनने वाला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं थीटा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं थीटा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, आप पढ़ते हुए आए हैं पूरे चैप्टर, पूरे फिजिक्स में पढ़े होंगे। हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्या है, वेलोसिटी है, एम क्या है, मास है, ठीक है, ये आपका क्या है, मास है, ये आपकी क्या है, वेलोसिटी है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh, ग्रेविटेशन के केस में क्या होता है, mgh होता है। और इसका सिंपल सा रिलेशन देखिए पोटेंशियल एनर्जी का स्प्रिंग के लिए kx स्क्वायर, x क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। आप जो डिस्प्लेसमेंट ला रहे होते हो अपने फोर्स लगा करके, वो डिस्प्लेसमेंट होती है। k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, k क्या बच्चा, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट। और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के केस में यहाँ देखिए लिखा गया है पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू W अपॉन टी। जब किसी वर्क डन को किसी टाइम से डिवाइड कर रहे होते हैं, या फिर वर्क डन और टाइम का जो रेशियो होता है वही आपका क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। और ये बराबर होता है किसके, फोर्स इंटू वेलोसिटी के, फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर ये पावर हो रहा होता है। जैसे m क्या है, मास है, v फॉर वेलोसिटी, h फॉर हाइट, और k स्प्रिंग कांस्टेंट है, x जो है डिस्प्लेसमेंट। हमने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझा दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत फास्ट तरीके से हम चल रहे हैं जिससे कि आपका टाइम भी कम लगे, क्योंकि हमें पता बस 2 दिन बाद नीट है। 2 दिन में ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली, इसलिए बहुत ध्यान से देखते चलिएगा। आपके जो है नीट में कहीं ना कहीं आपके 42 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, अगर आपको सारे फॉर्मूले रटे हुए होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते हैं, ठीक है। हम देखो 45 की गारंटी नहीं लेते, लेकिन 42 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए। 42 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका 168 नंबर फिजिक्स से तो कहीं नहीं गए। सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप इस चीज़ को अच्छे से देखते हुए चलेंगे। अगला चैप्टर क्या है, रोटेशनल मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा आपको। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आपका, ये देखिए आर है, आर क्या होता है, जहां से फोर्स लगा रहे होते हैं और जो मास होती है उसके बीच का डिस्टेंस होता है, और एफ क्या होता है, फोर्स है। इसी को हम बोलते हैं क्या, आई इंटू अल्फा, ठीक है। आई क्या है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आई मिल रहा है, आई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एम आर स्क्वायर, यानी क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर। जब ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल को हम जोड़ करके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे होते हैं तो क्या होता है, सिग्मा एम आर स्क्वायर, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जिसको एल से डिनोट करते हैं, एल इक्वल टू क्या होता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाई एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलते हैं, ओमेगा बोल रहे होते हैं। काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के लिए K इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर, यानी I ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो ये लीनियर के लिए होता है, लीनियर के लिए सारी चीजें हाफ एम वी स्क्वायर हो जाती है। जब इसको हम रोटेशनल के लिए ला रहे होते हैं, किसके लिए होता है, ये लीनियर के लिए होता है। जब हम रोटेशनल के लिए ला रहे होते हैं तो ये आपका हाफ तो हाफ ही रहेगा। मास जहाँ लीनियर का मास ले रहे होते हैं, यहाँ पे हम रोटेशनल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। उससे वेलोसिटी आपका लीनियर के लिए वी ले रहे होते हैं, रोटेशनल के लिए ओमेगा लेते हैं, ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर से ही आपको बनता है आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है, रोटेशनल के लिए मास हो रहा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर और आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसका डिफिनेशन देख लीजिए, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें कुछ दिक्कत नहीं बेटा, कोई बात नहीं। उसके बाद ओमेगा, ओमेगा क्या होगा आपका, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छे से ध्यान से देखते हुए चलिएगा, आपके सारे फॉर्मूले रिवीजन हो जाएंगे। उसके बाद ग्रेविटेशन चैप्टर का, ग्रेविटेशन चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान दे देते हैं। न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ क्या होता है, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपन r स्क्वायर। ये दोनों क्या है बेटा, मास है, किलोग्राम में होने चाहिए। G क्या है, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्या इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है बच्चा, 6 इंटू 6 7 इंटू 10 की पावर -11 हो रहा होता है। और r क्या है, r जो है दोनों मास के बीच के डिस्टेंस हो रहा होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी में कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे क्या था, पोटेंशियल एनर्जी mgs था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल की बात कर रहा है। यानी u इक्वल टू क्या होगा, -g m कैपिटल M, यानी ये मास ऑफ अर्थ हो गया। यानी हम अर्थ के केस में बात करें तो ये मास ऑफ अर्थ होगा, मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाई r। अगर हम अर्थ के केस में बात कर रहे होंगे तो ये क्या होगा, सेंटर से जो है, अर्थ के सेंटर से हम बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे r। अब कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी, किसी बॉडी को जब हम वो वेलोसिटी दे ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाती है, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू √2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r। कैपिटल R क्या है, ये अर्थ के केस में अगर हम बात करेंगे तो अर्थ के केस में हमारा सेंटर से डिस्टेंस होगा, और m क्या है, मास है। ठीक है, ये मास किसका होगा, जिस बॉडी से ऊपर हम इसके वेलोसिटी दे रहे होंगे उसका हम मास ले रहे होंगे। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G होता है, मास जो कैपिटल M मास ऑफ प्लेनेट है, और रेडियस ऑफ प्लेनेट है। यानी जिस बॉडी से जिस प्लेनेट से बात कर रहे होंगे, अगर अर्थ के केस में बात करते हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ होगा और मास ऑफ अर्थ हो रहा होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, पूरे चैप्टर में इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप रिवीजन करते हुए चलिएगा। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। देखिए क्यू क्या है, क्यू का डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है, क्या है आपका, हीट सप्लाइड। आपको क्यू हो गया और डब्ल्यू क्या हुआ, डन। यानी क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू के बीच का डिफरेंस होता है वो होता है आपका डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखिए डेल्टा लगा हुआ है यानी चेंज लगा हुआ है, इंटरनल एनर्जी यू की बात कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो क्यू माइनस डब्ल्यू हो रहा होता है। फिर वर्क डन इन आइजोथर्मल प्रोसेस, आइजोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, एन आर टी और एल एन, यानी लॉगरिथम की बात कर रहा है वी एफ माइनस वी आई। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स, उसके बाद क्या बात कर रहा है, म्यू इक्वल टू 1 माइनस Q1 अपॉन Q2। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, म्यू इक्वल टू 1 माइनस Q1 अपॉन Q2। इसको कहीं कहीं क्या लिखा होता है, इक्वल टू Q1 माइनस Q2 Q1 अपॉन Q1। ठीक है, ये चीज़ें हो रही होती है, तो इसको आप भूलिएगा नहीं, Q1 होगा या Q2 होगा, ये आप कहीं कहीं लिखा रहता है, तो घबराइएगा नहीं, दोनों से सेम चीज़ें लिखी हुई है। उसके बाद अगला चलते हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम की बात कर रहे होते हैं। एसएचएम में देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि जब किसी बॉडी को हम एक ऑसिलेशन मोशन करा रहे होते हैं, तो यहाँ जब डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ए क्या है आपका बेटा, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एल क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम है। यानी पेंडुलम मतलब ये जो आपकी डिस्टेंस होगी एल होगी। ठीक है, इसकी बात कर रही है। और उसके बाद देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, यानी जो बॉडी यहाँ से मूव कर रही होगी, ये घूम रही होगी, यानी ऑसिलेशन मोशन कर रही होगी, वेलोसिटी के बारे में क्या बात करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है बेटा, एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ए क्या है, आपका एम्पलीट्यूड है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो लिखा गया है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल पाओगे। उसके बाद एक्सेलरेशन, ए की बात कर रहे होते हैं, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा क्या है बेटा, ओमेगा क्या है,
देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी मत लीजिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये। x क्या है, x आपका डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी इसको जो है इस पॉइंट से लेकर के यानी एक बार यहाँ पे जाएगा, वापस यहाँ पे आएगा, फिर वापस मिड पॉइंट पे आएगा, कुल चलने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2π/L/G। इससे हमारा टाइम पीरियड आपका निकल के आ रहा होता है। इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? मैं बहुत फास्ट तरीके से आपको रिवीजन कर रहा हूँ, बस आप अच्छे से देखते हुए चलिएगा, 2-3 बार देखेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं वेव्स एंड साउंड की। वेव्स एंड साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन तो हर साल इससे पूछे ही जाते हैं, अच्छा वेटेज रखता है आपके नीट में। वेव की स्पीड, जब वी की बात कर रहे होते हैं, वी इक्वल टू होता है ये आपका वी इंटू लैम्डा। वी क्या है बेटा, यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, और उसके बाद लैम्डा यानी वेवलेंथ, यानी जब वेव चल रही होती है, जब वेव चल रही होती है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये आपका बेटा क्या होता है, लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को 1 सेकंड में जो कुल ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा होता है, मान लीजिए यहाँ से पहुँचने में यहाँ तक कुल 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो इसके बीच का जो कुल फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब कितना टाइम वो चला, यानी ये डेसिमल में भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उसके बाद बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बीट इक्वल टू मॉड f1 - f2, ठीक है, f1 - f2। उसके बाद डॉपलर इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। f' इक्वल टू f v/v/vs, ठीक है। इसके बारे में अच्छे चलेंगे। vs क्या है, सोर्स ऑफ वेलोसिटी है, सोर्स ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी सोर्स की वेलोसिटी रहती है उसको हम बोलते हैं vs बोल रहे हैं। सारे वेरिएबल्स का जो डिफिनेशन है उसको आप देखते चलिएगा, जिससे कि आप उसके वैल्यूज को सीधा हम पुट कर पाएँ। नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट क्या है आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। जब हम क्लास 11 का सेकंड पोर्शन पढ़ रहे होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, तो वहाँ बर्नौली क्वेश्चन क्या है बेटा, P प्लस हाफ ρv² प्लस ρgh इक्वल टू कांस्टेंट हो रहा होता है बेटा। ये इक्वेशन आपको लगानी जरूर आनी चाहिए, तब जाकर के आप फ्लूइड मैकेनिक्स के किसी भी जो है आप उसकी वेलोसिटी या फिर उसके और भी मोशन के बारे में या फिर उसके काइनेमेटिक के बारे में आप जो है अच्छे से समझ पाओगे, उसके क्वेश्चन को कर पाओगे। उसके बाद स्टोक्स लॉ, जिसमें विस्कस फोर्स हो रहा था, जिससे आप मान लीजिए कोई गाढ़ी चीज़ है को जब आप उसके साथ उसकी वेलोसिटी या उसके मोशन के बारे में हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं विस्कस, ठीक है। उस विस्कोसिटी जो आप पढ़ते हैं उसमें विस्कस वही है। विस्कस फोर्स के बारे में क्या बात करते हैं, F इक्वल टू क्या होता है 6π/μ/v, ये आपका होता है। अब देखिए ड्रो क्या है, डेंसिटी क्या है, न्यू क्या है वेलोसिटी विस्कोसिटी, और आर क्या है, आर फॉर रेडियस। बात मेरी समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कुछ हम ऐसी चीज़ें ध्यान देते हैं जो आपके चैप्टर में तो हैं लेकिन हम उसकी रिवीजन अभी तक नहीं कर पाए हैं, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में सबसे पहली बात स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेस क्या है, F/A यानी फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस, ठीक है ना, फोर्स अपॉन एरिया। बहुत क्वेश्चन इससे बनते हुए नजर आते हैं, हर साल देखे जाते हैं, तो इसको आप देखते चलिएगा। मैं इसलिए इसको बाद में करा रहा हूँ क्योंकि ये जो है ज़्यादा वेटेज नहीं रखते हैं, इसलिए हमको बाद में करा रहे हैं। इसके पहले जितने हमने फॉर्मूला रिवीजन करा अच्छे वेटेज रखते हैं, उसको आप ध्यान से देखते चलिएगा। F इक्वल टू F/A फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद स्ट्रेन, देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एप्सिलॉन क्या होता है, ΔL/L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेन, ठीक है। उसके बाद एंग मॉडुलस वाइज, एंग मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये क्या होता है आपका, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो रही होती है। कभी अगर आपसे यंग मॉडुलस के बारे में बात करता है तो ये आपके क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसका डायमेंशन यानी स्ट्रेस का स्ट्रेन का डायमेंशन सेम हो रहा होता है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कट जाता है। उसके बाद हम बोलते हैं यंग मॉडुलस के बारे में क्या होगा, ये आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। उसके बाद शेयर मॉडल, कैपिटल G इक्वल टू F/A थीटा है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ शेयर, ठीक है। उसके बाद बल्क मॉडल B इक्वल टू -V ΔP/ΔV, P क्या है, प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम हो रहा होता है। उसके बाद मैकेनिकल के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखिए ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड था, ठीक है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मतलब फ्लूइड के बारे में बात कर रहे होंगे। उसके बाद प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है ρGH, ठीक है ना, ρGH उल्टा लिखा गया है, ये ρGH आपने याद किया होगा, ρGH होता है। रो क्या है आपकी डेंसिटी और एच क्या है हाइट है, ठीक है ना, और जी क्या बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जिसकी वैल्यू हम जी इक्वल टू या तो 10 लिख चलते हैं, कहीं कहीं अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो 9.8 भी आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है ना। सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, F1/A1 इक्वल टू F2/A2,
सॉरी पास्कल लॉ का जो इक्वेशन क्या होता है, F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। उसके बाद हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन मतलब अगर आपकी कोई भी लिक्विड एक बूंद बनाने की क्षमता रखती है तो बूंद गोली क्यों होती है, उसके लिए एक जिम्मेदार क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन T इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन L, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। उसके बाद कैपिलरी राइज स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। स्मॉल एस इक्वल टू क्या होता है, 2t cos थीटा अपॉन रो आर रो जी होता है, ठीक है। और थीटा क्या है बेटा, कांटेक्ट एंगल होता है आपका जो थीटा हो रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। जो कोई जो मान लीजिए मैटर होता है जो थर्मल प्रॉपर्टी कैसे रखती है उसके बारे में बात करते हैं। हीट ट्रांसफर, कंडक्शन के बारे में कि उसका हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा होता है। Q अपॉन T इक्वल टू क्या होता है, KA ब्रैकेट T1 माइनस T2 अपॉन D। K क्या बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी है। उसके बाद लीनियर एक्सप्रेशन कि कोई भी मान लीजिए कोई लोहे, मान लीजिए पेन ही है, पेन गर्मी के मौसम में थोड़ा सा ये मान लीजिए बहुत माइन्यूट से ये बड़ा होगा, लेकिन इसमें एक्सपेंशन हो रहा होता है, ठीक है ना। तो इसका एक्सपेंशन जो होता है डेल्टा L इक्वल टू एल ए डेल्टा टी। ये क्या बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन है। हर सॉलिड की या फिर हर मैटर का अपना अलग अलग कॉफिशिएंट हो रहा होता है। कोई चीज़ें गर्मी में बहुत तेज फैल जाती हैं, कोई चीज़ गर्म करने में बहुत लंबी हो जाती हैं, कोई चीज़ें में बहुत एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता है, तो ये आपकी कॉफिशिएंट हो रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, स्टेफन लॉ, ठीक है ना, जिसमें रेडिएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, रो ए ई टी पावर 4। रो क्या है बेटा, स्टेफन कांस्टेंट है, ई क्या है, एमिसिविटी है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे होते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो नीट में लगभग ये टॉपिक हट चुकी है। उसके बाद प्रेशर ऑफ आइडियल गैसेस, P इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद RMS स्पीड, VRMS के बारे में बात कर रहे होते हैं, 3RT रूट में अपॉन m। उसके बाद एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स के एनर्जी की बात कर रहे होते हैं 3/2 kBT, ठीक है ना। अगर आप इस पर इतना भी ध्यान नहीं देते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप देख लेते हैं तो ठीक है। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन अगर कोई आ भी जाए तो आपसे छूटने ना पाए, ठीक है। उसके बाद ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेशन की बात कर रहे होते हैं। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, T इक्वल टू 2π रूट m/k। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर एग्जाम हॉल में बैठते हैं ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलता है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा हमें क्या फिट करना चाहिए इसमें। उसके बाद एनर्जी ऑफ एसएचएम की बात कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या होता है, इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। हमने पूरे क्लास 11th के जितने भी फॉर्मूले थे, एक भी फॉर्मूला हमने नहीं छोड़े हुए, सारी चीज़ें हमने इसमें रिवीजन कर लिए हुए हैं, जितने भी हमने करने थे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या क्या किया, एक बार हम सब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बेटा देखिए बेटा, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, यही हमारी प्रायोरिटी है। उसके लिए हम नीट जब तक नहीं हो जाता तब तक आपके लिए कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे जिससे आपका रिवीजन होता रहे। हमने क्या क्या पढ़ा देख लीजिए। हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा, जिसमें हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। देखिए ऐसा नहीं है इसके बाद भी फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन इन्हीं सब फॉर्मूले से मिल करके एक नया फॉर्मूला बन रहा होता है। अगर आप बेस चीज़ों को जानोगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया तो सीधे आप ये फॉर्मूले लगा करके भी आप आंसर ला सकते हो। उसी तरीके से हमने पढ़ा हुआ है क्या, मोशन इन प्लेन के बारे में पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ा हुआ है। उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ लिया। उसके बाद रोटेशन मोशन पढ़ लिया। उसके बाद ग्रेविटेशन भी पढ़ लिया है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम पढ़ लिया बेटा। उसके बाद वेव एंड साउंड को कंप्लीट करने के बाद फ्लूइड मैकेनिक्स को भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है ध्यान दीजिएगा काइनेमेटिक में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या आपके नीट में आ सकते हैं, हमने सारी लिस्ट बनाया हुआ है। लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और मोमेंटम के बारे में ज़्यादा से पूछा जाता है। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर, काइनेटिक पोटेंशियल और वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद रोटेशनल मोशन, टॉर्क, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल मोशन। उसके बाद थर्मोडायनेमिक में फर्स्ट लॉ, वर्क डन इन प्रोसेसेस। उसके बाद एसएचएम एंड वेव्स में सिंपल पेंडुलम, वेव, वेलोसिटी, डॉपलर इफेक्ट। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली इक्वेशन और स्टोक्स लॉ। इतनी चीज़ें आप क्लास 11 के अगर समझिए 4 घंटे 5 घंटे लगा कर मन से पढ़ लेते हो तो नीट का 42 क्वेश्चंस कहीं नहीं गया बेटा। 42 क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, 168। इतना तो आपका कंफर्म हो जाएगा नीट में। अगर आपने पूरे साल भी अगर अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, इन 4-5 घंटों में अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो इतने आंसर या फिर इतने क्वेश्चन को बनाने की क्षमता आपके अंदर जरूर आएंगी, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत कर लिया। इसी तरीके से हम आपको क्लास 12 की जल्द से जल्द, शायद 1-2 घंटे बाद ही हम जो है क्लास 12 के सारे फॉर्मूले लेके आएंगे। तब तक आप इसको देखिए, उसके बाद
हम उसको देखेंगे। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQ के, हम उसको भी सॉल्व कराएंगे, जिससे आप एक क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर ला सकोगे। इस तरीके से हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तब तक आप रिवीजन करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए जब तक कि आपका नीट कंप्लीट हो नहीं जाता है। तब तक आप हमारा इंतजार करिएगा क्लास 12 के लिए।